प्रेमचंद जी, एक अनोखी घटना हुई है। क्या हुआ जयेंद्र? कोई आदमी ये कहानी दे गया था। आप जरा पढ़ के देखेंगे? आपने पढ़ लिया ना? आपको अच्छी लगी तो अच्छी ही होगी। वैसे इस कहानी में अनोखा क्या है? कहानी तो अद्भुत है, लेकिन इससे भी अद्भुत है इस कहानी का लेखक, जो कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में जेल में बंद है। किसी आदमी से उसने ये कहानी भिजवाई है। क्या नाम है उस लेखक का? वही तो नहीं पता। जो आदमी दे गया था वो भी कह रहा था, उसे भी ठीक से याद नहीं था। कह रहा था कुछ बड़ा अजीब सा, लंबा सा, अज्ञे सा नाम था। क्यों ना हम इस कहानी को अज्ञात नाम से प्रकाशित कर दें? नहीं, अज्ञात के नाम से क्यों, ये अज्ञेय के नाम से ही प्रकाशित कीजिए। जिस व्यक्ति ने इस अज्ञात क्रांतिकारी लेखक का नामकरण अज्ञेय के रूप में किया, वो कथा साहित्य के पितामह और हंस के संपादक प्रेमचंद जी थे। ये बात लगभग 1930 की है, जब अंग्रेज पुलिस के अमृतसर के छापे में मुल्ला मोहम्मद बख्श नामक एक क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के शक में मुल्ला मोहम्मद बख्श को जब पकड़ा गया और जांच शुरू हुई, तो जांच में बड़ी चौंकाने वाली बात पता चली, और यह पता चला कि अपने क्रांतिकारी साथियों में साइंटिस्ट के नाम से मशहूर यह शख्स मुल्ला मोहम्मद बख्श है ही नहीं, और वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जो उस समय तक अज्ञेय नहीं हुए थे। बम बनाने के लिए ये साइंटिस्ट एक्सपर्ट है और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और यशपाल जैसे महान क्रांतिकारियों के लिए बम तैयार करता है। अगर साबुन बनाने वाली फैक्ट्री मिले तो बेहतर होगा। वहां पर लाल पानी निकलता है, बम बनाने में भी लाल पानी निकलता है, किसी को शक नहीं होगा। एक क्रांतिकारी, एक कवि, जिसने सरदार भगत सिंह से लेकर कथा सम्राट प्रेमचंद जी के साथ तक काम किया। ऐसा लगता है कि एक क्रांतिकारी शांति की खोज में है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शेखर एक जीवनी जैसा उपन्यास लिखकर हिंदी भाषियों को एक अमूल्य उपहार दिया। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे, सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम। जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। हिंदी के पहले विश्व यात्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के जीवन की कहानी एक ध्यानस्थ योगी की सात्विक छाया का आभास कराने वाले अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। जी हां, कुशीनगर यानी महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली। अज्ञेय के पिता हीरानंद जी आर्कियोलॉजिस्ट थे। कुशीनगर की पुरातात्विक खुदाई के इंचार्ज पिता के अस्थायी बसेरे यानी एक तंबू में अज्ञेय का जन्म हुआ, उसी स्तूप के बहुत निकट जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। शायद इसीलिए सच्चित आनंद की प्रतिमूर्ति यानी बुद्ध के प्रभाव में नाम रखा गया सच्चिदानंद। बचपन से ही अकेलेपन का अभ्यास भी रहा और ऐसी परिस्थितियां आती ही नहीं जिनमें अकेला रहना हो। बल्कि सबसे पहली स्मृतियां जो हैं उनमें से ऐसी भी है कि कहीं अकेले खड़ा हूँ, बहुत देर से अकेला खड़ा, न जाने क्या क्या सोचता रहा हूँ, और लोगों ने लक्ष्य किया है और जाकर माता पिता से कहा है कि न जाने कब से अकेला खड़ा है, पता नहीं क्या सोच रहा है। और कभी कभी ऐसे लोगों को चिंता भी हुई है कि ये अकेले रहना, इतना बच्चे का अकेले रहना और अकेले सोचते रहना अच्छा नहीं है, उसको कुछ उसका किसी तरह का समाजीकरण करना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए। अपनी कविता की ही तरह अपने जीवन में भी अज्ञेय ने खूब प्रयोग किए। मोची से लेकर बढ़ई तक और लोहार से लेकर प्लम्बर तक कई तरह के काम किए। साहित्यकार के अलावा चित्रकार भी रहे। विप्लवी तो थे ही, सेना में भी नौकरी की। समाचार पत्र नवभारत से लेकर दिनमान जैसी साहित्यिक पत्रिका के संपादक रहे। फोटोग्राफर भी थे, पर्वतारोही भी थे, क्रांतिकारी भी थे। इंडस्ट्रियल साइंस में ग्रेजुएट होने के बाद अज्ञेय जी ने एमए इंग्लिश में दाखिला तो ले लिया, लेकिन तभी वो स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे मुखर सेनानियों के संपर्क में आ गए। शहीद आजम भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आजाद,
सुखदेव और बहुत सारे प्रांजल क्रांतिकारियों के लिए वो बम बनाने का काम करने लगे। साइंटिस्ट सही कहता है, बम तो हमें दिल्ली में ही बनाने पड़ेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन बनाएंगे कहाँ? किसी भी फैक्ट्री जैसी जगह पर। अगर साबुन बनाने वाली फैक्ट्री मिले तो बेहतर होगा। वहां पर लाल पानी निकलता है, बम बनाने में भी लाल पानी निकलता है, किसी को शक नहीं होगा। साइंटिस्ट ठीक कह रहे हैं। मुझे पता है कि कौन सी साबुन की फैक्ट्री मिल सकती है। दिल्ली में एक साबुन की टॉयलेट फैक्ट्री है। आगे लंबे समय तक क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने और अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहे। जब भगत सिंह अंग्रेज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लाहौर जेल भेज दिए गए तो पंडित चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में कुछ साथियों ने मिलकर उन्हें जेल से भगाने की तैयारी शुरू कर दी। एक विस्तृत प्लान बना और अज्ञे के हिस्से काम आया भगत सिंह को ट्रक में लेकर भागने का। अज्ञे को ट्रक चलाने का काम सीखने के लिए 5 दिन का समय मिला। साइंटिस्ट तो बड़ा तेज निकला, 5 दिन का काम 3 दिन में ही निपटा दिया। योजना के अगले चरण के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन एक ड्राइवर और चाहिए। गाड़ी तो मैं चला लूंगा, तेज भी भगा दूंगा, लेकिन लेकिन क्या क्या लेकिन? भाई जब मैं भागूंगा तो नया ड्राइवर होने के कारण कोई मेरी गाड़ी के नीचे आ गया तो? साइंटिस्ट, तुम्हें यह नहीं ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे ट्रक के नीचे कौन आ रहा है। तुम्हें यह ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे बगल में कौन बैठा है। भगत सिंह, आजादी का मुस्तकबिल। बिल्कुल सही। हालांकि इस योजना की खबर मिलने पर भगत सिंह ने यह कहते हुए जेल से भागने से इंकार कर दिया कि मेरा बलिदान क्रांति को जीवित रखने के लिए जरूरी है। अज्ञे की ये सारी क्रांतिकारी गतिविधियां तब तक चलती रहीं जब तक 1930 में एक मुखबिर की वजह से वे पकड़े न गए। फिर वो तकरीबन 6 वर्ष तक जेल में रहे। वो क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध थे, बम भी बनाते थे, तमाम क्रांतिकारियों के गिरोह से जुड़े हुए थे, उसमें उनको जेल भी हुई थी। मगर बम बनाने वाले क्रांतिकारी ने प्रकृति के सौंदर्य की ऐसी कविताएं बुनी कि सारी प्रकृति उस पर मुग्ध हो गई। सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसे ही अलबेले थे अज्ञे, जो नदी के हर द्वीप को मनुष्य की आत्मा के साथ एकाकार करके एक सामाजिक मुहावरा गढ़ते थे। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर शोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। मां है वे, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं सोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, डहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। हम नदी के द्वीप हैं। नदी के द्वीप, ये कविता अज्ञे जी ने 11 सितंबर 1949 में लिखी, जब वो इलाहाबाद में थे। ये कविता हम में से कई लोगों ने अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ी भी होगी। अज्ञे के सृजन संसार की बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए लौटते हैं 1930 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत के आरोप में जब उन पर मुकदमा चला। तो कहते हैं कि सुनवाई के दौरान अज्ञे ने अदालत में जो कहा, उससे प्रभावित होकर जज साहब ने अपने नोट में लिखा कि मैंने ऐसा भाषाई कौशल आज तक किसी का नहीं देखा। कानून के मुताबिक उन्हें सजा तो दी जा रही है, लेकिन मैं ऐसे अद्भुत शब्द शिल्पी को सजा देने में खुद को सहज महसूस नहीं कर रहा। अज्ञे क्रांतिकारी कार्यों में लिप्त रहने के आरोप में जेल में रहे। मुझे भूमिगत हो जाना पड़ा और फिर कुछ महीनों बाद गिरफ्तारी भी हो गई, जेल में रहा 3-1 वर्ष। मैं तब 19 बरस का था। 19 बरस के जवान के लिए ये सवाल ज़रूर बनता है कि अगर 20वां वर्ष पूरा होने तक मुझको फांसी हो जाती है तो मेरे जीवन का अर्थ क्या है, भले ही क्रांतिकारी रहा या जो भी रहा। तो उस दौरान मैंने इसी प्रश्न को लेकर बहुत कुछ सोचा था, और एक तरह से शेखर एक जीवनी जो है वो इसी सवाल का जवाब है।
जेल में ही रहते हुए अज्ञे ने शेखर एक जीवनी नामक अपना लोकप्रिय उपन्यास लिखा। यह 1941 में प्रकाशित हुआ। बाद में इसका दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। वस्तुतः शेखर एक जीवनी ने व्यक्तिगत अनुभूति को पहली बार इतना गहरा लेखकीय बोध दिया। इससे पहले लेखक की निजी संवेदनाओं की परतों के ऐसे खुले प्रदर्शन ने कभी साहित्य में स्थान नहीं पाया था। ऐसी ही अज्ञे की एक दूसरी अमर रचना असाध्य वीणा है। अगर आप आंख बंद करके असाध्य वीणा सुने तो आप स्वयं को भी उसी प्रकृति में लय पाएंगे जो अपने शब्दों की शक्ति से अज्ञे ने निर्मित की है। आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गईं प्रियंवद के चेहरे पर। असाध्य वीणा की सबसे ख़ास बात यह है कि एक तो ये लंबी कविता है हिंदी की, और इसमें बताया गया है कि किसी राजा के दरबार में एक साधु पहुँचे, आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गए। गुफा में रहते थे, वो केश उनके इतने बड़े हो गए थे, बिल्कुल कंबल जैसा हो गया था। वो आए राजा के दरबार में। राजा ने कहा उनसे कि ये एक वीणा हमारे यहाँ है और इसको कोई साध नहीं पाया है, और इस असाध्य वीणा को साधने का निमंत्रण उन्होंने उन साधु को दिया, और साधु ने उस वीणा को हाथ में रखा, गोद में रखा। उसके बाद उस वीणा के माध्यम से तमाम चीज़ों को जिनसे कि वीणा बनती है, उस वृक्ष से जिसके की लकड़ी से वो वीणा बनी थी उसको याद किया, और उसके बाद वो वीणा सधी। जेल के दिनों में अज्ञे को कहीं आभास हो चला कि इतने भीषण क्रांतिकारी काम के लिए ये ब्रितानी हुकूमत उन्हें सजाए मौत जरूर देगी, लेकिन फिर भी उनका लेखन और पठन पाठन अनवरत चलता रहा। कई रचनाएं जेल में ही पूरी हुई, कई अधूरी रहीं जो आगे चलकर पूरी हुई। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। ऐसी ही उनकी एक अप्रतिम कृति है साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। जापान की साम्राज्ञी कौमियों एक प्राचीन बुद्ध मंदिर में जाते समय बड़े असमंजस में पड़ गई कि चढ़ाने के लिए क्या ले जाएं, और अंततः वो खाली हाथ ही मंदिर पहुंची। उनके इस अद्भुत असमंजस को जिया बेशक साम्राज्ञी कौमियों ने, लेकिन उसे शब्द चित्र दिए अज्ञे ने। हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूं रीते हाथ, फूल मैं ला न सकी, औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता। जो मुझे सुनाती जीवन के विव्वल सुक्षण का गीत, खोलती रूप जगत के द्वार जहां, तेरी करुणा बुनती रहती है भव के सपनों क्षण के आनंदों में, रहा सूत्र अविराम उस भोली मुग्धा को, कपती डाली से विलगा न सके। जो कली खिलेगी जहां, खिली जो फूल जहां है, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। वहीं
वहीं प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, वहीं वहीं नैवेद्य चढ़ा अपने सुंदर आनंद निमिष का। तेरा हो हे विगतागत के वर्तमान के पद्मकोश, हे महाबुद्ध। अज्ञेय जी की जीवन यात्रा महत्वपूर्ण होने के साथ साथ रोचक भी है। कहते हैं कि उनकी याददाश्त भी बहुत तेज थी। कलकत्ता में उस समय के मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर जी ने अज्ञेय को मशहूर फिल्मी खलनायक जगदीश सेठी जी से मिलवाया। तो अज्ञेय जी ने कहा, ये कौन से बड़े खलनायक है जी, इन्हें तो मैं ही पीट चुका हूं। जब वहां बैठे किसी व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया तो अज्ञेय ने जगदीश सेठी को याद दिलाया कि मियां, हम दोनों लाहौर में एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक बार लड़कपन के झगड़े में मैंने तुम्हें पीट दिया था। दोनों पुराने दोस्त उस याद को दोबारा दोहराकर ठहाका मारकर हंसे और गले लग गए। अपने जीवन की एक और घटना का ये कई बार जिक्र करते हैं कि जब वो अपने कुछ कवि साथियों और हिंदी के बहुत वरिष्ठ सेवी शंकर दयाल जी के साथ लिच्छवी के अवशेष देखकर लौट रहे थे कि सर रुकिए, रुकिए। हाँ, क्यों? हम अज्ञेय जी को ढूंढ रहे हैं। हमें पता चला कि वो इस रास्ते से गुजर रहे हैं। आप दोनों में से अज्ञेय जी कौन है? हाँ, मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं सर, आपसे कविताएं सुनना चाहते हैं। अरे लेकिन ये कौन सा तरीका है कविताएं सुनने का? अरे रहने दीजिए दयाल बाबू, आज रास्ते पर ही गोष्ठी हो जाए। बोलो, क्या सुनोगे? सर कुछ भी सुना दीजिए आप। कुछ भी? जी ठीक है। घुल गई नाव, फिर आई सांझा सूरज, डूबा सागर तीरे। धुंधले पड़ते से जल पंछी भर धीरज से भूख लगे मंडराने। सोना तारा उगा चमक कर साथी लगा बुलाने। तब फिर सिहरी हवा लहरियां कांपी, तब फिर सिहरी हवा लहरियां कांपी। तब फिर मूर्छित व्यथा विदा की जागी धीरे धीरे। खुल गई नाव गिर आई संजा सूरज डूबा सागर तीरे। सूरज डूबा सागर तीरे। अज्ञेय शुरू से ही पिता के ज्यादा निकट रहे। पिता का काम ऐसा था जिसमें यात्राएं उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा थी और अपने पिता की इसी यायावर वृत्ति ने अज्ञेय की प्रकृति और प्रवृत्ति का निर्माण करना प्रारंभ किया। आगे चलकर यह प्रवृत्ति इतनी प्रखर हो गई कि अज्ञेय स्वयं के अंदर और पृथ्वी के चारों ओर की जाने वाली इन्हीं यात्राओं को सृजन की अनिवार्यता मानने लगे। ये कह सकते हैं कि अज्ञेय हिंदी के स्वीकार के वैश्विक यात्री थे। मुझे घूमना घामना भी अच्छा लगता था और मैं प्रायः आग्रह करता था कि पिताजी तो बराबर दौरे पर जाते रहते थे, तो उनके साथ मैं दौरे पर जाऊंगा। अज्ञेय ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वो किसी भी देश में जाते तो वहां भारतीयता, भारतीय भाषाओं, भारतीय साहित्य और हिंदी का गौरवगान जरूर करते। भारत और भारतीयता का किसी भी तरह का अपमान उन्हें सहन नहीं था। जब अज्ञेय कैलिफोर्निया में पढ़ाते थे तो एक बार एक अंग्रेज की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी कि वो एक भारतीय लड़की को अपशब्द कह रहा था। अज्ञेय जिस भी देश में जाते उस देश के बारे में, उस देश में हुए अपने अनुभव के बारे में या समकालीन घटनाओं के बारे में कविता या वृत्तांत अवश्य लिखते थे। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए तो उस कोलाहल के बीच धुआं होती मनुष्यता पर भी अज्ञेय ने कविता लिखी। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था वह पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों 10 दिशा में।
कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली एक दोपहरी। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल 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 उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। अज्ञेय का यायावर होना सिर्फ एक अनथक यात्री की शारीरिक यात्रा नहीं है। सर्जना के नाम पर अज्ञेय यही संसार घूमकर इसी संसार की शाब्दिक जुगाली नहीं करते, अपितु शब्द के अनुकूल औजारों से अपना एक नितांत निजी संसार रचते हैं। एक ऐसा संसार जिसमें स्वयं उनके कौतूहल से भरे विस्तृत अचरज समेटे वैभिन्न से सजे रससिक्त अनुभव हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक हैं और इसलिए वे तय प्रतीकों के बजाय अपने निजी प्रतीक गढ़ते हैं। पश्चिम में जो पर्सनल कंसीट की अवधारणा है, एक तरह से अज्ञेय उसके भारतीय सूत्रधार हैं। जैसे उनकी एक रचना सांप, जो स्वयं उनको बहुत प्रिय थी और जो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? फिर कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया? अज्ञेय जी, वो क्या है ना, आदमी तो आप बहुत ही गुणी हैं, लेकिन आपकी क्रांतिकारी बातें सुनकर और आपके साथ थोड़ा समय बिताकर ऐसा लगता है कि एक क्रांतिकारी शांति की खोज में है। एक बात कहें आपसे, आप अपने जीवन पर आत्मकथा क्यों नहीं लिखते? प्रभाकर जी, आज तक मैंने जो भी कुछ लिखा वो आत्मकथा नहीं तो और क्या है। इतिहास जयी के साथ है, यानी इतिहास विजेता ही लिखता है या लिखवाता है। यह सत्य अज्ञेय के इतिहास बोध को सहज सूचित है। इसलिए राम कथा में भी वो एक ऐसा प्रश्न ढूंढ लेते हैं जो प्रकृति पुत्रों की स्वर्ण संस्कृतियों में होने वाली सहज उपेक्षा को जायज प्रश्न चिन्हों में घेरकर जवाब मांगता है। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम। जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। छायावाद के तिलस्मी रहस्यवादी बिंबों में लिपटी हिंदी कविता में इस तरह के प्रयोग अज्ञेय से पहले दुर्लभ थे। अज्ञेय इस बात से जीवन भर सायास बेखबर रहे कि समकालीन साहित्य उन्हें कैसे देखता है या साहित्य के इतिहास में उन्हें किस स्थान पर रखा जाएगा। मैंने अपने बारे में दोनों तरह की बातें सुनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अज्ञेय में एक बड़ा सहज और बारीक सेंस ऑफ ह्यूमर है। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल मनहूस आदमी है, ह्यूमर तो उसको कहीं छू भी नहीं गया है। अज्ञेय समकालीन अस्वीकार के सामने स्वयं की एकांतिक और निजता में झूमती वैश्विक स्वीकृति की ध्वनि थे।
उनके अस्तित्व में सबसे पहले वे स्वयं थे, उनकी घुमक्कड़ दुनिया थी, उसमें किए गए उनके अपने खुद के प्रयोग थे। अज्ञेय के लिए नायिका की पारंपरिक उपमा गुलाब में या विजन वन वल्लरी पर डोलती हुई जूही की कली में नहीं है। वो तो पद्दलित सर्वसुलभ लेकिन अपरिहार्य बिछली घास में थी, जो सार्थक स्वयंभू और जमीनी बाजरे की कलगी में थी। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो निकट, इसी जादू के निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी चरहरे बाजरे की। अपनी अनवरत यात्राओं और अनुभवों के बीच अज्ञेय के अंदर का प्रकृति प्रेमी अक्सर उन्हें किसी प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल पर ले जाता रहा, जहां प्रकृति के अवयवों को कविता कर देना और फिर उस कविता में जीवन दर्शन का मिश्रण कर देना अज्ञेय का मुख्य कार्य हो गया। सबसे क्रियाशील हिस्सा रहा मेरे जीवन का, वो बराबर कुमाऊं से जुड़ा रहा। लिखा भी काफ़ी, असाध्य वीणा भी उसी अल्मोड़े के चीड़ वनों में लिखी गई। यहीं पर पंत जी से मिलना हुआ, महादेवी जी से मिलना हुआ, नरेंद्र शर्मा से मिलना हुआ और उनके साथ घूमना घामना भी होता रहा। दो तरह का लिखना यहाँ से संबद्ध है, एक तो जो यहाँ लिखा गया और दूसरे मसलन नदी के द्वीप जैसे उपन्यास की कथा वस्तु, जिसका एक खासा बड़ा भाग इस इलाके से जुड़ा हुआ है। अज्ञेय अपने नाम भर अज्ञेय रहे। उनकी प्रतिभा समय सूचित और सम्मानित रही। अपनी अनवरत साहित्य साधना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया। अज्ञेय ने कविता, कहानी, उपन्यास, संकलन, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, निबंध, संस्मरण, डायरी इत्यादि तमाम संविधाओं से हिंदी साहित्य के पावन यज्ञ में हिस्सा लिया। 4 अप्रैल 1987 को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इस अज्ञेय ब्रह्म की तलाश में चले गए। जब जब कोई हारिल अपने पंख भर आकाश को ऊर्जा बनाकर अपने तिनका भर निजी सामर्थ्य के साथ क्षमताओं को असीम बनाएगा, जब जब कोई बावरा अहेरी अपने सम्मोहन के जाल में किरणों की कनियां समेटकर स्वयं की आत्मा का एक अकेला गर्व भरा मधमाता दीप दुनिया की पंक्ति में लगाएगा, जब जब कोई विनाशक मानवीय सूर्य किसी हिरोशिमा के चौक पर मनुष्य की भाप से साखी गढ़कर वर्तमान को बुद्धपथ की ओर ले जाएगा, जब जब कोई प्रियंवद प्रकृति के अनसुने विहाग को अनुभूति का राग बनाकर राजाओं के यहाँ असाध्य वीणा को साध्य बनाएगा, तब तब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के शब्दों का झुरमुट सांझ के नम में अकेली डोलती बाजरे की कलगी को सार्थक उपस्थिति का सूत्र बनाकर जीवन का अनुभव कराएगा। रात होगी जब तूफान तुझे मथेगा, जब ऊपर और नीचे ठोस और तरल और वायव, आग और पानी, बनने और मिटने के भेद लय हो जाएंगे, तो क्या हुआ, वहीं तो अस्तित्व।
तूफान ने मुझे भी मथा है और वह लय मैंने भी पहचानी है। छोटी ही है पर सागर मेरी भी एक कहानी है। महाकवि कॉन्टेस्ट में पिछले हफ्ते के सवाल के विजेता हैं दिल्ली की पालम कॉलोनी से शिखा गोयल, उत्तर प्रदेश के मथुरा से प्रसेनजीत कर, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से विकास गुप्ता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।